मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तकाएं दी गई हैं, इनमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान है और एक और है दूसरी। तो इन सबको हमें 15 फरवरी के पहले पहले इनको भर करके स्कूल में जमा करना है, जिससे कि हमारे जो क्लास टीचर हैं इसको जांचें और जांच करके इस पर नंबर भी देंगे। तो इस प्रकार से हमें ये जो कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान है, हम आज इसकी सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न उत्तर हैं आज हम इनको समझेंगे और लिखेंगे, भर लेंगे। तो देखिए अपन इनको देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये दिया गया है अध्याय 8। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं उनकी वीडियो हमने इस चैनल पर अपलोड कर दी हैं। आप इस चैनल पर जाकर के उनको देख सकते हैं और वहाँ से उनको समझ सकते हैं। यदि आपसे देखते नहीं बनता है तो मैं आपको बता भी सकता हूँ। यदि आपसे नहीं बनता है, पिछली वीडियो को देखिए तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें देखिए आज हम देखेंगे मानव, पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, इनको हम देखेंगे। इनके प्रश्न उत्तर जो दिए यहाँ पे प्रश्न देखिए। भूमध्य रेखा प्रदेश किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो भूमध्य रेखा जो है यह जो है किन अक्षांशों के बीच में स्थित है, यह हमें इसका वर्णन करना है। तो यहाँ देखिए ये इसमें है भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण दिशा में 5 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री अक्षांश तक ये विस्तृत जलवायु प्रदेश को विषुवत रेखीय भूमध्य रेखीय जलवायु का प्रदेश कहते हैं। इसका विस्तार कभी कभी 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश तक भी पाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखें इसका। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो जो भूमध्य रेखा है इसके आसपास की जलवायु होती है। भूमध्य रेखा वाले प्रदेशों में वर्ष भर जलवायु बिल्कुल समान रहती है। सूर्य लगभग वर्ष पर लंबवत चमकता रहता है और यहाँ पर वर्ष भर पर्याप्त रात दिन की अवधि में बहुत ही कम अंतर रहता है। जैसा दिन वैसा ही इसमें रातें होती हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें इसका। प्रश्न क्रमांक 3 दिया है कि किस कारण से वर्षा वनों में जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है? तो दुनिया भर की 80% जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। लंबे पेड़ों का पत्तियों से भरा शीर्ष जो वन के तल से 50 से 85 मीटर ऊंचा होता है, एक लघु झाड़ पत्तियों के स्तर का निर्माण करता है और जमीन पर गिरने वाली जो जैविक सामग्री है शीघ्र ही सड़ जाती है और पोषक तत्वों को पैदा करती है। तो इस प्रकार से हमें इस जैव विविधता क्यों पाई जाती है ये लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 4 दिया है कि कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति में भूमि कुछ समय बाद क्यों बदल दी जाती है? तो ये देखिए जो कर्तन होता है, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति में भूमि को कुछ समय बाद इसलिए बदल दिया जाता है क्योंकि जमीन के इस टुकड़े को बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। इसलिए इस टुकड़ों को छोड़ दिया जाता है और इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 देखिए, यह है कि परिवहन विकास से अमेजन बेसिन के निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो जो अमेजन बेसिन के लोग हैं, अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था, परंतु अब उन स्थानों पर पहुंचने के लिए तो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टरों का उपयोग किए जाने लगा है। पहले क्या होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो नदी मार्ग थे, नदियों में से जाकर के कोई भी लकड़ी के गट्ठे डाल के और उन पर से एक से दूसरे जगह जाया करते थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए।
प्रश्न 6 दिया कि गंगा नदी की कोई 5 सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो गंगा नदी की 5 सहायक नदियां हैं चंबल, गंडक, कोसी, घाघरा और सोन नदी। तो ये इसकी 5 सहायक नदियां हैं, इनको हमें अच्छे से याद रखना है। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बन जाते हैं और यही प्रश्न मेंस का मेरिट परीक्षा में भी पूछे जाते हैं कक्षा 8वीं में, जो बच्चे कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं, क्योंकि ये कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान भी मेंस का मेरिट परीक्षा में पूछी जाती है। इसका मैंने पहले विवरण भी कर दिया है कि इसकी मेरी वीडियो डली हुई है, उसे आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 7 देखिए कि जनसंख्या घनत्व से आपका क्या आशा है। तो हम देखते हैं कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जो होती है जनसंख्या का यह घनत्व कहलाती है, जहां पर 1 किलोमीटर के दायरे में लोग रहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 है और बिहार का 1102। इनका ये जो है घनत्व है, जनसंख्या घनत्व वाले जो प्रदेश है ये इनके घनत्व दिए गए हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 8 देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साहू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। तो ये हमें लिख लेना है, छोटी छोटी सी इसमें ये वनस्पतियां झाड़ियां हैं, इनके नाम याद जरूर रखना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 दिया है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती क्यों अधिक होती है, लिखिए। जो गंगा है और ब्रह्मपुत्र नदी है, इनके यहाँ पे धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है, क्यों। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती के प्रमुख फसल है, क्योंकि धान की खेती के लिए यहाँ पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है और यह उसी क्षेत्र में उगाई जाती है जहाँ अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ जो गंगा ब्रह्मपुत्री है, यहाँ के मैदानों में बहुत जल की मात्रा होती है, इसलिए यहाँ धान की खेती सबसे अधिक होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 10 दिया गया है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है, यहाँ पे पर्यटन लोग बहुत ज़्यादा क्यों जाते हैं। तो देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र और बेसिन ये पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल है और इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी का संगम है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप हैं। लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का कांजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति यहाँ के दार्शनिक स्थल बने हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्न 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों को अच्छे से समझा है और इनको लिख भी लिया है। यदि आपको सभी समझ में आए हैं तो आप इसे लाइक और शेयर निश्चित ही करिएगा, जिससे कि अन्य बच्चों को इसका लाभ भी मिल सकेगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके निश्चित ही रखिए, जिससे कि आगे आने वाले जो वीडियो हैं, अगले पार्ट के जो वीडियो हैं, अन्य विषयों के भी वीडियो हैं, गणित के हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सभी के हैं, तो आप उनको देख सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।